आज हम कोलैबोरेटिव काउंसलिंग के एक केस स्टडी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कि एक बच्चा उसको स्टमक पेन हो रहा था। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी रीजंस है जिसके कारण स्कूल में बच्चे कंप्लेन करते हैं स्टमक पेन का, और क्या है रोल पेरेंट्स का और टीचर्स का। असेंबली का वक्त था और उस समय बच्चे ने कंप्लेन किया आगे कि मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, आंखों में आंसू। आज हम इसी काउंसलिंग के केस को डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्टमक पेन की जो इश्यू है वो काफी सारे बच्चे फेस करते हैं। कई बार उनको मेडिकल रूम में तो भेज दिया जाता है, लेकिन मेडिकल रूम में कुछ दवाई देके उसको लिटा दिया जाता है। उसके बाद वो फिर भी कंप्लेन करता रहता है। जहाँ पे क्लास में जाने की बात होती है वहां पे वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि मेरे तो बहुत स्टमक पेन हो रहा है, मुझे तो घर जाना है। टीचर्स को ये लगता है कि नहीं, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो या बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पेरेंट्स गुस्सा ना करे, तो हम इस बच्चे को घर पे भेज देते हैं। पर इसका स्टमक के पेन का प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है, खत्म नहीं होता है। आए दिन उसके स्टमक पे पेन रहता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये स्टमक के पेन का कॉन्सेप्ट के बारे में, और इसको हम इस समय हम बच्चे को कैसे हैंडल करें। सबसे पहला जो स्टेप है कि ये समझना कि उसको पेट में दर्द किस वजह से हो रहा है। कई बार पेरेंट्स ये करते हैं या टीचर्स ये करते हैं, अच्छा तुम्हें स्कूल जाना है ना इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुमने होमवर्क नहीं किया होगा ना इसलिए तुम झूठ बोलो। लेकिन ऐसे शब्द जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर कि कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। आपको कैसे पता कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, और अगर वो बोल भी रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है जिसके कारण वो झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसको डर है स्कूल से, कोई ऐसा फैक्टर है स्कूल में जिसके कारण वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो फैक्टर को डील करने की जरूरत है, ना कि बच्चे को अटैक करने का कि तुम झूठी बोल रहे हो। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे का डर है किसी चीज से, हो सकता है कि जब हम किसी चीज से बहुत डरते हैं ना, उसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे स्टमक में पड़ता है। जैसे हमें एग्जाम होता है तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे बार बार वॉशरूम जाते हैं। हमें भी अगर कोई इंटरव्यू देना होता है, बड़ों को भी, तो भी वो वॉशरूम जाना शुरू कर देते हैं, उनका स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाता है। तो क्या पता कि हो सकता है वो फियर उसके ऊपर इतना इफेक्ट कर रहा है जिसके कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये फैक्टर्स को जानना बहुत जरूरी है, और ये फैक्टर्स को तभी आप जान सकते हैं जब आपका बच्चे के साथ एक उस लेवल का दोस्ती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस केस में मैंने क्या किया, मैंने बच्चे को सबसे पहले एक चेयर दिया, अपने पास में बिठाया, ताकि वो सेम लेवल पे मेरे रहे। सेम लेवल पे रहने का क्या साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वी आर फ्रेंड्स। जब हम फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम एक फ्रेंड के साथ कैसे हम बैठते हैं, एक सेम लेवल पे बैठते हैं। तो इसी तरह से उसको मैंने सेम लेवल पे बिठाया, ये दिखाने के लिए कि आई एम योर फ्रेंड। सेम चेयर पे उसको बिठाया, जिस चेयर पे, जिस तरह के चेयर पे मैं बैठी थी उसी तरह के चेयर पे उस बच्चे को बिठाया। बातचीत शुरू होती रही, बातचीत शुरू हुआ। अब ये सारे रैपो फॉर्मेशन क्वेश्चन, ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। मैंने पूछा कि आज सुबह आपने क्या खाया था, तो उसने बोला मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा अच्छा बताओ ना क्या खाया था। तो बोले बस एक ग्लास बॉर्नवीटा पिया था, और 2 बिस्किट खाया था, और 4 बादाम खाया था, 2 अखरोट खाया था, और थोड़े काजू खाए थे, बस और कुछ नहीं खाया था। कहा हाँ अच्छा इतना, वैसे अभी शॉर्ट ब्रेक तक आपका काफी है, आपके एनर्जी मिल जाएगा इतने में से, डोंट वरी अबाउट दैट। तो थोड़ा स्माइल आया उसके चेहरे पे कि somebody is talking about me, कि मैंने क्या किया। सेकेंड पार्ट था, मुझे था कि उसके इंटरेस्ट तक जाओ। अच्छा कल शाम को आपने क्या किया। जनरली शाम वाला जो पार्ट होता है ना, वो बच्चों के एंटरटेनमेंट का समय होता है, या तो वो कहीं पे खेलने के लिए गया होगा, दोस्त के पास गया होगा, तो इसलिए मैंने शाम की, कल शाम को क्या किया था, तो उसने बोला खेलने गया हुआ था। अच्छा किसके साथ खेला था, क्या खेला था, तो बैट बॉल खेला था। फर्स्ट का बच्चा बैट बॉल खेला था। अच्छा मुझे भी बैट बॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे डर भी लगता है, ऐसे बॉल सर पे लग जाए तो। बोले नहीं नहीं मैम डरो मत, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें तो एक बॉल होता है, और हम तो प्लास्टिक के बॉल से खेलते हैं, तो उसमें तो आपको लगेगा ही नहीं। तो नाउ
देखिए ये बच्चे को समझ में आ रहा था कि फियर क्या होता है, वो मुझे ही कंफर्ट दे रहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेज था जहां मुझे पता चल गया आई एम हैविंग अ रैपो विद द चाइल्ड। सो आई आई टोल्ड दैट देखो अभी हमारा बातचीत करते करते हमारी बातों में कितनी मैजिक है ना, आपकी बातों में कितना मैजिक है कि बातें करते करते हमारा जो पेन है वो दूर होता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है। थोड़ा स्माइल किया, बोला कि थोड़ा पेन तो है अभी। कहा हाँ थोड़ा पेन तो धीरे धीरे जाएगा ना। उसने कहा अच्छा, पता है आपको मुझे डायरिया हुआ था। अब हम आ रहे हैं रैपो फॉर्मेशन वाला स्टेज जो है वो हमारा कवर हो गया एंड वी आर सक्सेसफुल इन दैट रैपो फॉर्मेशन, क्योंकि वो बच्चा खुद से अपने प्रॉब्लम के एरिया में आ गया जिससे रिलेटेड उसको एंजाइटी या कोई फियर महसूस हो रहा होगा। रैपो फॉर्मेशन अगर आपका अच्छा है तो उसके अंडरलाइंग फियर या कोई एंजाइटी समझना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो सकता है वो बच्चा कहे पता है आज मैंने होमवर्क नहीं किया, पता है मुझे ये टीचर ना बहुत चिल्ला के बात करते, मुझे पसंद नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस चीज से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। अब यहाँ पे जो मेरा केस था उसमें क्या सिचुएशन था, उसने शेयर किया कि मैम पता है मुझे ना इतने दिन तक डायरिया था। अच्छा, मैं तो इतने दिन तक स्कूल भी नहीं आ रहा था। अच्छा, आज ही पहले दिन आया हूँ। अरे आज आए हो, वेरी गुड। तो वेरी गुड मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्कूल आया, उसको ऐसा री मैंने कर दिया, एक पॉजिटिव स्ट्रोक दे दिया कि आई एम सो हैप्पी दैट आज आप स्कूल आए हो, सो वेलकमिंग उसको महसूस हो। देन अंडरलाइन जो उसका फियर है या एंजाइटी है उस तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा सा उससे और कंफर्टेबल उसको करना जरूरी था, क्योंकि हमारा रैपो फॉर्मेशन बहुत जल्दी और बच्चों के साथ बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो जहाँ पे बच्चों को लगता है कि शी इज ट्रस्ट वर्दी, वहीं पे बच्चा अपने दिल की सारी बातें कहना शुरू कर देता है। तो वहां पे बच्चे ने कहा कि मम्मी ने मुझे दूसरा ड्रेस तो दिया है, पर अगर मेरे क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, अगर मेरा पैंट गंदा हो जाए तो क्लास में। मैंने कहा क्यों, वॉशरूम है ना, आप वॉशरूम पहले ही चले जाना, कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर टीचर ना जाने दे तो। यहाँ पे देखिए कि बच्चे का डर पता चल रहा है कि अगर मेरा पैंट गंदा हो जाए तो, सेकंड अगर टीचर ना जाने दे तो। ये दोनों फियर उसको ऐसा लग रहा है कि फिर मैं क्या करूंगा, मेरा तो प्रॉब्लम पूरे। हो सकता है इससे उसको ये लग रहा होगा कि बाकी बच्चे क्या कहेंगे, मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तो वो सारा वो कल्पना करके उसके मन में एक फियर हो रहा है और उस फियर की वजह से हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा है, या वो इस सिचुएशन को अवॉइड ही करना चाह रहा है कि मुझे मेडिकल रूम में बैठने को मिल जाए जहां पे बैठने से मैं जब चाहूं तब मैं वॉशरूम जा सकूं। एनीवेज, तो यहाँ पे इस बच्चे को जब हमें समझ में आ गया कि उसकी अंडरलाइन फियर क्या है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे पता चल गया उसका फियर है मेरा पैंट गंदा ना हो जाए, सेकंड टीचर मुझे जाने दे, जब मुझे वॉशरूम जाने का फील हो तो मुझे वॉशरूम जाने को मिले। जहाँ हमें अंडरलाइन फियर के बारे में पता चल गया, एंजाइटी के बारे में पता चल गया, अब स्टेज आता है जहाँ पे हमें उसे कंफर्ट देना है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं आपकी फ्रेंड हो गई हूँ ना, तो मैं आपके टीचर से बता दूंगी कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वॉशरूम जा सकते हो, और वो टीचर तो मेरी भी फ्रेंड है तो आपकी भी फ्रेंड हो जाएंगी। तो उसको ये किसी ना किसी तरह से कंफर्ट देना कि वो जो फियर वाला एलिमेंट है, वी हैव वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट, हम उसका ध्यान रखेंगे और उस चीज से रिलेटेड तुम्हारे डरने का कोई कोई वजह नहीं है। इट्स कम्प्लीटली मीनिंगलेस, बिकॉज ये सारे जो डर है उसके लिए तुम्हारा ये सोल्यूशंस है। उस बच्चे ने जब कहा कि अगर मेरा पैंट गंदा हो जाए तो क्या हो गया, मम्मी ने तो दूसरा ड्रेस दिया ही हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ऐसे तो हो जाए तो दैट इज ओके, बट उसके पहले ही आप वॉशरूम चले जाओगे। सो उससे भी रिलेटेड उसको कंफर्ट देना, अगर वो हो भी जाता है इट्स ओके। उसको एक बहुत डराना नहीं, उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड करना
कि इस सिचुएशन को आप बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल तरीके से हैंडल कर सकते हो, एंड आई एम देयर विथ यू। अब उसे रेडी करना है कि वो क्लास में जाए, और थोड़ा फॉलो अप लेने की जरूरत है और पॉजिटिव स्ट्रोक प्रोवाइड करने की जरूरत है। कैसे? जैसे, अच्छा अब चले हम क्लास में, जा सकते हैं हम क्लास में? हाँ। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो आप उसके साथ कोई एक फ्रेंड उसका तैयार कर सकते हैं जो उसके साथ रहे, उसकी मदद करे, थोड़ा सा जो सेंसिटिव हो, जिसके साथ ये कंफर्टेबल हो। दूसरा, आप किसी क्लास टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर्स है जिसके साथ भी बच्चा कंफर्टेबल फील करता हो, वो उसे बता दें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनसे जाके शेयर कर सकते हैं, या आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं। तो अब इस केस में मैंने क्या किया, उसकी क्लास टीचर से बात की कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो क्लास टीचर वाज ऑलरेडी वेरी सेंसिटिव, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ इट्स ओके, ही इज अ वेरी ब्रेव बॉय। नाउ यहाँ पे भी बच्चे को एक पॉजिटिव स्ट्रोक मिल गया, तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। और क्लास टीचर ने ही उसका फॉलो अप कर लिया कि कहीं बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यू कैन टेल मी, यू कैन शेयर विद मी, आर यू ओके। तो ये होता है फॉलो अप, जहाँ पे बच्चे को लगे somebody इज टेकिंग केयर ऑफ मी। और उसके बाद आप एक पॉजिटिव स्ट्रोक दे सकते हैं कि वाह, आपने तो बहुत अच्छे से डील किया आज के सिचुएशन को, आई एम सो हैप्पी विथ यू। तो इस तरह से आप क्लोज कर सकते हैं ताकि कल बच्चा कंफर्टेबली स्कूल में आ सके। यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को किसी भी तरह से एंजाइटी के टोन में बात नहीं करनी है। अगर पेरेंट्स ऐसे बात करे कि देखना, ऐसे पैंट गंदा मत कर देना, सारे बच्चे हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तो इस तरह की बातें अगर बच्चे के साथ किया जाए तो बच्चा बहुत टेंस्ड फील करेगा, बहुत परेशान फील करेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स भी इस सिचुएशन में बहुत आसान तरीके से कि इट्स ओके, इट्स ओके जो है एक बहुत पावरफुल मंत्र है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, टीचर से जाके बता देना, आपके तो टीचर फ्रेंड है ही। और अगर पेरेंट चाहे तो इस प्रॉब्लम के बारे में टीचर को थोड़ा ओरिएंट कर दे, ताकि टीचर उस समय उस बच्चे को ध्यान रखे। बस इतना ही रोल है पेरेंट्स का। और जब बच्चा आए स्कूल से, देन पूछे बच्चे से कि हाउ डिड यू मैनेज टुडे। तो ये जब बच्चे को पूछा जाएगा हाउ डिड यू मैनेज टुडे, तो उस समय बच्चा बहुत सारी चीजें बताएगा कि आज ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, निवेदिता मैम मेरे से मिली थी, वो मेरे पास बैठी थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? तो मैंने मैम से बातें की और मैम ने ऐसे बोला, वैसे बोला, और फिर आपने खुद ही हैंडल किया सारी चीजें। बोले हाँ मैंने कर लिया हैंडल। सो यू कैन टॉक अबाउट, गिव द पॉजिटिव स्ट्रोक टू द चाइल्ड कि आप एक बहुत अच्छे से, यू कैन मैनेज सिचुएशंस वेरी वेल। तो आज तो एक छोटा सा सिचुएशन था, ये सिचुएशन को बड़े यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, वो आगे जाके डिटरमाइन करेगा कि वो बच्चा आगे जाके कोई भी सिचुएशन जब उसके लाइफ में आए, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन, तो उसको कितने करेज के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत ही एब्रप्टली हैंडल करने की कोशिश ना करें, उसको सप्रेस ना करें, उसके रूट कॉज तक जाए और उस रूट कॉज को डील करने की कोशिश करें, ताकि एक बच्चा जो है एक सिक्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट एडल्ट बन सके। थैंक यू।